डियर स्टूडेंट्स, आज जिस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे फ्लामिंगो का एक बहुत ही प्रसिद्ध चैप्टर 6 है, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसे अशोक मित्रन ने लिखा है। पोएट्स एंड पैनकेक्स का हिंदी में सीधा सा मतलब है कवि और पैनकेक्स। इस चैप्टर के नाम का एक खास संदर्भ है। पैनकेक्स यहाँ पैनकेक खाने वाला नहीं है, बल्कि यह उस जमाने का एक बहुत ही मशहूर मेकअप ब्रांड था, जिसका इस्तेमाल जेमिनी स्टूडियोज के कलाकार सजने धवरने के लिए करते थे। पोएट्स जेमिनी स्टूडियोज में कई सारे कवि और लेखक भी काम करते थे, जैसे के टी सुब्रमण्यम सुब्बू आदि। इसलिए लेखक ने इस चैप्टर का नाम पोएट्स एंड पैनकेक्स रखा, जिसमें उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज के अंदर के माहौल, वहां के कलाकारों, कवियों और वहां होने वाले काम को बहुत ही मजाकिया और दिलचस्प तरीके से बताया है। अशोकामित्रन एक तमिल लेखक हैं। प्रस्तुत पाठ में वे अपने जेमिनी स्टूडियो में बिताए दिनों को याद करते हैं। पैनकेक जेमिनी स्टूडियो में बड़ी मात्रा में खरीदी जाने वाली सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का नाम था। मेकअप विभाग में भांति भांति के लोग थे। मेकअप रूम किसी बाल काटने की दुकान जैसा दिखता था। अभिनेताओं को बल्बों की भयानक गर्मी सहन करनी पड़ती थी। भारत के भिन्न भिन्न भागों के लोग मेकअप विभाग में काम करते थे। इस विभाग में वरिष्ठता का भाव छाया हुआ था। अंत में लेखक एक अंग्रेज कवि के आगमन का वर्णन करता है। कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने स्टूडियो में व्याख्यान दिया। बाद में लेखक को पता चला कि यह कवि स्टीफन स्पेंडर था। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑथर इंट्रोडक्शन। लेखक परिचय। अशोक मित्रन 1931 से 2017 a Tamil writer recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India। एक तमिल लेखक अशोकामित्रन 1931 अपनी पुस्तक माई ईयर्स विद बॉस में जेमिनी स्टूडियोज में गुजारे अपने वर्षों को याद करते हैं, जिससे भारत में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर फिल्मों के प्रभाव का पता चलता है। द जेमिनी स्टूडियोज, लोकेटेड इन चेन्नई, वॉज सेट अप इन 1940। चेन्नई स्थित जेमिनी स्टूडियोज 1940 में स्थापित हुआ था। It was one of the most influential film-producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking। यह भारत में फिल्म निर्माण के प्रारंभिक दिनों में भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली फिल्म निर्माता संगठनों में से एक था। Its founder was S.S. वसन। इसके संस्थापक S.S. वसन थे। The duty of Ashok Mitran in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files। Gemini Studios में अशोकामित्रन का कार्य होता था विविध विषयों पर अखबारों की कतरने काटकर उन्हें फाइलों में लगाकर रखना। Many of these had to be written out by hand। इनमें से बहुतों को हाथ से लिखना पड़ता था। Although he performed an insignificant function, he was the most well-informed of all the members of the Gemini family। यद्यपि वह एक बहुत छोटा, तुच्छ सा कार्य करते थे, लेकिन वह जेमिनी परिवार के प्रत्येक सदस्य के बारे में सर्वाधिक जानकारी रखते थे। The following is an excerpt from his book My Years with Boss। यह पाठ उनकी पुस्तक माई ईयर्स विद बॉस का एक अंश है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रकलोड्स। जेमिनी स्टूडियो में मेकअप के जिस सामान को भारी मात्रा में मंगाया जाता था उसका विशिष्ट नाम था पैनकेक।
Greta Garbo must have used it, Miss Gohar must have used it, Vijayanti Mala must also have used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. ग्रेटा गार्बो नामक स्वीडिश एक्ट्रेस ने इसे अवश्य ही काम में लिया होगा। कुमारी गौहर ने भी इसे काम में लिया होगा। वैजयंती माला ने भी इसे जरूर काम में लिया होगा, किंतु रति अग्निहोत्री ने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. जेमिनी स्टूडियो का मेकअप विभाग उस भवन की ऊपरी मंजिल था जिसके बारे में विश्वास किया जाता था कि वह कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. शहर के 1 दर्जन भवनों को उसका, रॉबर्ट क्लाइव का, निवास स्थान बताया जाता था। For his brief life and an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving, besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Maria's Church in Fort Street. भारत के सुदूरवर्ती कोनों में कुछ असंभव युद्ध लड़ने और मद्रास के फोर्ट स्ट्रीट के स्ट्रीट मरियस चर्च में एक कन्या से विवाह करने के अलावा अपने छोटे जीवन और मद्रास में उससे भी संक्षिप्त ठहराव के दौरान लगता है रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत निवास स्थानों को बदला होगा। The makeup room had the look of a hair-cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. वह मेकअप रूम किसी हेयर कटिंग सैलून जैसा लगता था जिसमें आधा दर्जन बड़े दर्पणों के चारों ओर हर दिशा में बत्तियां थीं। They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. वे सभी तापदीप्तक बहुत तेज प्रकाश वाली बत्तियां थीं, अत मेकअप करवाने वालों के तप्त कष्ट से प्रभावित होने की आप कल्पना कर सकते हैं। The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. पहले मेकअप विभाग का मुखिया एक बंगाली था जो स्टूडियो की तुलना में बहुत बड़ा हो गया, जिसे वहां काम करना तुच्छ लगने लगा और वह काम छोड़कर चला गया। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and the usual local Tamils. उसके बाद एक महाराष्ट्रवासी आया जिसकी मदद एक धारवाड़ कन्नड़िया, एक आंध्र निवासी, मद्रास का एक भारतीय ईसाई, एक एंग्लो बर्मी और आम स्थानीय तमिल लोगों द्वारा की जाती थी। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. यह सब यह दिखाता है कि ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय अखंडता पर कार्यक्रमों के प्रसारण की शुरुआत होने से बहुत पहले ही वहां अत्यधिक राष्ट्रीय अखंडता थी। This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent-looking person into a hideous crimson-hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. राष्ट्रीय अखंडता में बंधे मेकअप करने वाले लोगों का यह दल किसी भी अच्छे भले दिखने वाले आदमी को भारी मात्रा में पैनकेक और अन्य स्थानीय स्तर पर बनाई गई क्रीम और द्रवों के द्वारा भद्दे लालिमायुक्त भयावह दैत्य में बदल सकता था। Those were the days of mainly indoor shooting, and only 5% of the film was shot outdoors. उन दिनों में शूटिंग मुख्यतः स्टूडियो के अंदर ही होती थी और केवल 5% शूटिंग बाहर होती थी। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. मुझे लगता है कि फिल्म में दर्शनीय दिख सके, इसके लिए को भद्दा दिखने की जरूरत होती थी।
अर्थात भद्दे मेकअप के बाद वे फिल्म में सुंदर दिखाई पड़ते थे। A strict hierarchy was maintained in the makeup department. मेकअप विभाग में कठोर पदानुक्रम कायम रखा जाता था। The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly, his senior assistant the second hero and heroine, the junior assistant the main comedian, and so forth. मुख्य मेकअप कर्ता मुख्य अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को बदसूरत बनाता था, उसका वरिष्ठ सहायक दूसरे नंबर के नायक और नायिका को, कनिष्ठ सहायक मुख्य हास्य कलाकार को, और फिर इसी क्रम में यह आगे बढ़ता था। The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. Even the makeup department of the Gemini studio had an office boy. भीड़ की भूमिका अदा करने वाले पात्रों की जिम्मेदारी ऑफिस बॉय की होती थी। जेमिनी स्टूडियो के मेकअप विभाग में भी एक ऑफिस बॉय था। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. जिस दिन भीड़ की शूटिंग होती थी, आप उसे बड़े बर्तन में रंग घोलते और भीड़ की भूमिका अदा करने वाले पात्रों पर पोतते हुए या लगाते हुए देख सकते थे। The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. मेकअप करते समय विचार यह रहता था कि चेहरे का प्रत्येक छिद्र ढक जाए। He wasn't exactly a boy, he was in his early 40s, having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer. वह सही अर्थ में लड़का नहीं था, वह 40-45 के बीच का था और उसने उत्कृष्ट कलाकार या बढ़िया पटकथा लेखक, निर्देशक या गीतकार बनने की आशा में वर्षों पूर्व स्टूडियो में प्रवेश किया था। He was a bit of a poet. वह थोड़ा सा कवि भी था। In those days I worked in a cubicle, two whole sides of which were French windows. I didn't know at that time they were called French windows. उन दिनों में एक कोठरी में काम करता था जिसकी पूरी 2 साइड फ्रेंच विंडो थीं, उस समय मैं यह नहीं जानता था कि इन्हें फ्रेंच विंडो कहा जाता है। Seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. दिन भर काफी समय तक अखबार फाड़ते हुए मुझे बैठे देखकर ज्यादातर लोग सोचते थे कि मैं कुछ भी नहीं करता था। It is likely that the boss thought likewise too. यह भी संभव है कि बॉस भी ऐसा ही सोचता हो। So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. इसलिए जिसे भी लगता कि मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए, वह मेरे कक्ष में आता और एक लंबा भाषण दे देता था। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. मेकअप विभाग का लड़का तय कर चुका था कि मुझे यह जानकारी दी जानी चाहिए कि किस तरह से एक साहित्यिक प्रतिभा एक ऐसे विभाग में बेकार हो रही थी जो केवल नाइयों, बाल बनाने वालों और किसी कुमारगी के लिए उपयुक्त था। Soon I was praying for crowd shooting all the time. शीघ्र ही मैं प्रार्थना करता था कि भीड़ की शूटिंग हर समय चलती रहे। Nothing short of it could save me from his epics. अन्यथा मैं उसके काव्य से नहीं बच सकता था। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kothmangalam Subbu.
चिड़चिड़ाहट की हर अवस्था में आप पाएंगे कि खुले तौर पर अथवा गुप्त रूप से क्रोध किसी एक व्यक्ति की ओर निर्देशित होता है और मेकअप विभाग के इस आदमी को विश्वास था कि उसके सारे दुख, अपयश और उपेक्षा कोटमंगलम सुब्बू के कारण थे। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पर था। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. फिल्मों में हमारे बड़े मेकअप लड़के से ज्यादा उत्साहवर्धक शुरुआत उसकी नहीं हो सकती थी। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. इसके विपरीत उसने अपेक्षाकृत अधिक अनिश्चित और कठिन समय देखा होगा, क्योंकि जब उसने अपना करियर शुरू किया उस समय कोई सुव्यवस्थित फिल्म निर्माण कंपनी अथवा स्टूडियो नहीं थे। Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. शिक्षा के मामले में भी, खासकर औपचारिक शिक्षा के मामले में सुब्बू हमारे लड़के से ज्यादा आगे नहीं रहा होगा। But by virtue of being born a Brahman, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situations and people. परंतु ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण, जो कि वास्तव में एक गुण था, उसने अधिक समृद्धिपूर्ण हालात तथा लोग देखे होंगे। He had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film. असफल फिल्म में भाग लेने के बावजूद भी उसमें हर समय खुश दिखाई देने की क्षमता थी। He always had work for somebody. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. उसके पास हर समय दूसरों के लिए काम होता था, वह स्वयं कोई काम नहीं कर पाता था, किंतु उसकी वफादारी ने उसका तादात्म्य पूरी तरह से अपने संस्था प्रधान फिल्म निर्माता से करवा दिया था और उसकी संपूर्ण रचनाशीलता को अपने संस्था प्रधान फिल्म निर्माता के फायदे में लगा दिया था। He was tailor-made for films. वह फिल्मों के लिए पूरी तरह उपयुक्त था। Here was a man who could be inspired when commanded. वह एक ऐसा आदमी था जिसे जब आदेश दिया जाता तब प्रेरित किया जा सकता था। The rat fights the tigress underwater and kills her but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victim's offspring. चूहा पानी में बाधिन से लड़ता है और उसे मार देता है, किंतु शावकों पर दया करता है और प्यार से उनकी देखभाल करता है। मैं नहीं जानता इस दृश्य का फिल्मांकन कैसे किया जाए, निर्माता कहता था, और सुब्बू चूहे के शिकार बाधिन के बच्चों के ऊपर चूहे द्वारा प्यार उड़ेलने के 4 तरीके बता देता। Good, but I am not sure it is effective enough, the producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. ठीक, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह पर्याप्त प्रभावशाली है, निर्माता कहता, और 1 मिनट में ही सुब्बू 14 और विकल्प बता देता था। Filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. सुब्बू जैसे आदमी के आसपास होने पर फिल्म बनाना बहुत आसान रहा होगा, और ऐसा था भी, और यदि कोई आदमी कभी ऐसा था जिसने जेमिनी स्टूडियो को इसके स्वर्णिम वर्षों में दिशा और परिभाषा दी, तो यह सुब्बू था। Subbu had a separate identity as a poet,
And though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. एक कवि के रूप में सुब्बू की अलग पहचान थी और यद्यपि वह निश्चय ही ज्यादा जटिल और उच्च रचनाएं लिख सकता था, तथापि वह जानबूझकर अपने काव्य को जनसामान्य को संबोधित करता था. His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt. फिल्मों में उसकी सफलता ने उसकी साहित्यिक उपलब्धियों को ढक लिया और उसे कम कर दिया, या उसके समालोचकों को ऐसा लगता था. He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel Thilana Mohanambal with dozens of very deftly etched characters. उसने लोक टेक पर आधारित तथा लोक भाषा में कई सचमुच मौलिक कथा काव्यों की रचना की तथा उसने अव्यवस्थित उपन्यास थिलाना मोहनम्बल लिखा जिसमें दर्जनों चरित्रों को चतुराई से उकेरा गया. He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की देवदासियों की मनस्थिति तथा हावभावों का वर्णन उसने बहुत सफलतापूर्वक किया. He was an amazing actor. He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. वह एक आश्चर्यजनक अभिनेता था. उसने कभी भी मुख्य भूमिका पाने की इच्छा नहीं की, किंतु किसी भी फिल्म में जो भी सहयोगी भूमिका अदा की, उसने तथाकथित मुख्य कलाकारों से बेहतर भूमिका अदा की. He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. हर मिलने वाले के प्रति उसमें सच्चा प्यार था और उसका घर पास और दूर के रिश्तेदारों और परिचितों का स्थायी निवास था. It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. वह इतने लोगों को भोजन करा रहा था और मदद कर रहा था. इस बात के प्रति जागरूक होना भी सुब्बू के स्वभाव के विपरीत था. Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. ऐसा दानी और फिजूल खर्ची वाला आदमी और फिर भी उसके दुश्मन थे. Was it because he seemed so close and intimate with the boss? Or was it his general demeanor that resembled a sycophant's? Or his readiness to say nice things about everything? क्या यह इसलिए था कि वह बॉस के बहुत करीब लगता था? या फिर उसका सामान्य व्यवहार जो चापलूस से मिलता जुलता था? या हर चीज के बारे में अच्छा बोलने की उसकी तत्परता? In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. जो भी हो, मेकअप विभाग में यह आदमी ऑफिस बॉय था जो सुब्बू के लिए सर्वाधिक भयानक चीजों की कामना करता था. You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. सुब्बू सदा बॉस के साथ दिखाई देता था, किंतु उपस्थिति पत्रक पर उसे कथा विभाग में शामिल किया जाता जिसमें एक वकील और लेखकों और कवियों का एक समूह शामिल था. The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. वकील को आधिकारिक तौर पर कानूनी सलाहकार भी कहा जाता था, परंतु हर कोई उसे इसके विपरीत बताता. An extremely talented actress, who was also extremely temperamental, once blew over on the sets. एक अत्यंत प्रतिभावान अभिनेत्री जो बहुत अधिक तुनक मिजाज भी थी, एक बार सेट पर भड़क उठी. While everyone stood stunned,
The lawyer quietly switched on the recording equipment. जबकि सब सन्ना खड़े थे, वकील ने चुपचाप आवाज रिकॉर्ड करने वाला यंत्र चालू कर दिया. When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute, please," and played back the recording. जब अभिनेत्री सांस लेने के लिए रुकी, वकील ने उससे कहा, "1 मिनट कृपया," और रिकॉर्ड को फिर से चालू कर दिया. There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress's tirade against the producer. फिल्म निर्माता के बारे में अभिनेत्री के क्रोधपूर्ण भाषण में कुछ भी अकथनीय रूप से बुरा या दोषी दिखने वाला नहीं था. But when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. परंतु जैसे ही ध्वनि यंत्र के द्वारा उसने अपनी आवाज फिर से सुनी, वह अवाक रह गई. A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. देहात से आई यह लड़की संसार के अनुभवों के उन सभी स्तरों से नहीं गुजरी थी जो आमतौर पर महत्व और नजाकत का वह स्थान पाने से पहले होते हैं जिसमें उसे पहुंचा दिया गया था. अर्थात लड़की का व्यवहार उसके वर्तमान स्तर के अनुकूल नहीं था. She never quite recovered from the terror she felt that day. उस दिन उसने जिस डर का अनुभव किया, वह उससे कभी उबर न सकी. That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. यह एक संक्षिप्त और अच्छे अभिनय करियर का अंत था. कानूनी सलाहकार ने जो कथा विभाग का सदस्य भी था, मूर्खतापूर्ण तरीके से यह दुखद अंत कर दिया था. While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. जबकि विभाग का हर दूसरा सदस्य एक प्रकार का गणवेश पहनता था, खादी की धोती और बेढंगे तरीके से सिली हुई ढीली सी सफेद खादी की शर्ट, कानूनी सलाहकार पैंट और टाई पहनता था और कभी-कभी एक ऐसा कोट जो कि कवच जैसा लगता था. Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhites and Khadites. अक्सर वह अकेला और असहाय दिखता था, स्वप्नद्रष्टाओं की भीड़ में नीरस तर्क वाला आदमी, गांधीवादी और खादीवादी लोगों के दल में निरपेक्ष व्यक्ति. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. बॉस के करीबी बहुत से लोगों की भांति उसे फिल्म बनाने की अनुमति दी गई और यद्यपि बहुत सारा कच्चा माल और पैनकेक इसमें काम में लिया गया, लेकिन फिल्म से कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. फिर एक दिन बॉस ने कथा विभाग बंद कर दिया और शायद पूरे मानव इतिहास में यह एकमात्र उदाहरण था जहां एक वकील की नौकरी इसलिए छूट गई क्योंकि कवियों को घर जाने के लिए कह दिया गया था. Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogeyar, Sangu Subramaniam, Krishna Sastry and Harindranath Chattopadhyay. जेमिनी स्टूडियो एस.डी.एस. योगेयार, एक स्वतंत्रता सेनानी तथा एक राष्ट्रीय कवि, सांगु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, एक कवि और नाटककार जैसे कवियों का पसंदीदा भ्रमण स्थल था. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day,
and for most part of the night. इसमें एक सुंदर भोजनालय था जिसमें सारे दिन और रात को बहुत समय तक होती थी. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. ये वे दिन थे जब कांग्रेस के शासन का मतलब पाबंदी होती थी और कॉफी पीते हुए मिलना काफी संतोषप्रद मनोरंजन होता था. Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. 2 लिपिकों और ऑफिस बॉयज को छोड़कर हर आदमी खाली लगता था जो काव्य की पूर्व शर्त है. अर्थात कविता लिखने के लिए लेखक के पास खाली समय होना चाहिए. Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. उनमें से अधिकांश खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, परंतु इससे आगे उन्हें किसी प्रकार के राजनीतिक विचार की जरा सी भी समझ नहीं थी. Naturally, they were all averse to the term communism. स्वाभाविक रूप से वे सभी कम्युनिज्म शब्द के खिलाफ थे. A communist was a godless man. He had no filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. एक कम्युनिस्ट एक ईश्वरहीन व्यक्ति होता था. उसके बच्चे माता पिता को तथा पत्नी पति एक दूसरे को प्यार नहीं करते. उसे अपने माता पिता या बच्चों की हत्या करके भी ग्लानि नहीं होती. वह हमेशा भोले और अज्ञानी लोगों के बीच अशांति एवं हिंसा उत्पन्न करने और फैलाने को तैयार रहता था. Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also, naturally, floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. ऐसे विचार जो उस समय भी दक्षिण भारत में हर जगह फैले थे, वे स्वाभाविक रूप से जैमिनी स्टूडियो के खादीधारी कवियों में अस्पष्ट रूप से फैले थे. Evidence of it was soon forthcoming. इसका प्रमाण शीघ्र ही तैयार था, अर्थात शीघ्र ही मिल गया. When Frank Buchman's Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. जब फ्रैंक बचमैन का लगभग 200 आदमियों का दल मोरल रिआर्मामेंट आर्मी 1952 में कभी मद्रास आया तो उन्हें भारत में जैमिनी स्टूडियो से बेहतर गर्मजोशी से स्वागत करने वाला मेजबान कोई और नहीं मिल सकता था. Someone called the group an international circus. किसी ने इस दल को अंतर्राष्ट्रीय सर्कस बताया. They weren't very good on the trapeze, and their acquaintance with animals was only at the dinner table, but they presented to plays in a most professional manner. वे झूले पर अच्छा खेल नहीं दिखाते थे और पशुओं से उनका परिचय सिर्फ भोजन की मेज पर होता था. अर्थात वे पशुओं का मांस खाते थे, इसके अलावा पशुओं के बारे में कुछ नहीं जानते थे, किंतु वे 2 नाटकों को अत्यंत प्रशिक्षित अंदाज में प्रस्तुत करते थे. Their Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras, and along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again. उनके नाटक जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर के मद्रास में अनेक शोज हुए और शहर के अन्य नागरिकों के साथ साथ जैमिनी परिवार के 600 लोगों ने भी इन नाटकों को बार बार देखा. द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट. नाटकों का संदेश सीधी सरल नैतिक शिक्षा होती थी, किंतु सेट और वस्त्र सज्जा अति उत्तम थी.
Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of Sunri Se and sunset in the manner of Jotham Valley with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. मद्रास और तमिल नाटक मंडलियां बहुत ज्यादा प्रभावित थीं और कई वर्ष तक लगभग सारे तमिल नाटकों में खाली मंच, पीछे की तरफ सफेद पर्दा और बांसुरी पर बजती धुन के साथ जोथम वैली की तर्ज पर सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य होता था. It was some years later that I learnt that the MRA was a kind of counter-movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. कई वर्ष बाद मुझे पता चला कि MRA अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का एक विरोधी आंदोलन था और मद्रास के श्री वासन जैसे बड़े आदमी उनके हाथों में खेल रहे थे, अर्थात उनके प्रभाव में आ गए थे. I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same, MRA or no MRA, international communism or no international communism. तथापि मुझे ठीक नहीं मालूम कि सचमुच ऐसा ही था, क्योंकि इन बड़े लोगों के न बदलने वाले पक्ष और उनके काम वैसे ही रहे. MRA तथा अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के होने न होने का कोई फर्क नहीं था. The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. Gemini Studio के स्टाफ का समय कम से कम 20 देशों के भिन्न भिन्न रंग और आकार के 200 लोगों का स्वागत करते हुए अच्छा गुजरा. It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. मेकअप विभाग में मेकअप बॉय द्वारा मेकअप की मोटी परत चढ़ाए जाने की प्रतीक्षा करती भीड़ की भूमिका निभाने वाले लोगों के जमावड़े से यह बहुत अलग था. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras burst, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. कुछ ही महीने बाद मद्रास के बड़े लोगों के फोन बजे और एक बार फिर जेमिनी स्टूडियो में एक और पर्यटक का स्वागत करने के लिए हमने पूरी स्टेज खाली कर दी. All they said was that he was a poet from England. केवल इतना पता चला कि वह इंग्लैंड के एक कवि थे. The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. The more literate ones knew of Keats, Shelley and Byron, and one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot. जेमिनी का सीधा सच्चा स्टाफ इंग्लैंड के जिन कवियों के बारे में जानता था या जिनके बारे में उसने सुना था, वे थे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन, और अधिक पढ़े लिखे लोग कीट्स, शेली तथा बायरन के बारे में जानते थे, और एक या दो शायद एलियट नाम के किसी कवि के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे. Who was the poet visiting the Gemini Studios now? अब जेमिनी स्टूडियो में आने वाला कवि कौन था? He is not a poet. He is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. वह कवि नहीं है, वह संपादक है. यही कारण है बॉस उसका इतना स्वागत कर रहे हैं. Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Ananda Vikatan. वासन भी सुपरिचित तमिल साप्ताहिक आनंदा विकटन का संपादक था. He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras, that is, those known at the Gemini Studios. मद्रास में जिन ब्रिटिश प्रकाशनों के नाम पता थे, अर्थात जिन्हें जेमिनी स्टूडियो में लोग जानते थे, वह उनका संपादक नहीं था. Since the top men of the Hindu were taking the initiative,
The surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. चूंकि द हिंदू के प्रमुख लोग पहल कर रहे थे, इसलिए अंदाज यह था कि वह कभी किसी दैनिक समाचार पत्र का संपादक था, किंतु वह मैनचेस्टर गार्डियन या लंदन टाइम्स से नहीं था. That was all that even the most well-informed among us knew. हम में से सर्वाधिक जानकारी रखने वाला आदमी भी बस इतना ही जानता था. At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. अंत में दोपहर बाद लगभग 4 बजे कवि या संपादक आया. He was a tall man, very serious and of course very unknown to all of us. वह एक लंबा आदमी था, बिल्कुल अंग्रेज, बहुत गंभीर और सचमुच हम सबसे बहुत अधिक अपरिचित. Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech. शूटिंग स्टेज पर रखे आधा दर्जन पंखों की तेज हवा को झेलते हुए बॉस ने एक लंबा भाषण पढ़ा. It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. यह स्पष्ट था कि वह भी इस कवि अथवा संपादक के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे. The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. भाषण में सामान्य शब्द थे, परंतु जहां तहां इसमें फ्रीडम तथा डेमोक्रेसी जैसे शब्दों का मिर्चमसाला लगा था. Then the poet spoke. फिर कवि बोले. He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. वे इससे ज्यादा चकित और शांत श्रोताओं को संबोधित नहीं कर सकते थे. कोई नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे और उनकी बात को समझने के किसी भी प्रयास को उनके बोलने की शैली, बोलने के लहजे ने परास्त कर दिया, अर्थात उनकी बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी. The whole thing lasted about an hour, then the poet left and we all dispersed in utter bafflement. What are we doing? यह सब लगभग 1 घंटे चला. फिर कवि चले गए और पूरी किंकर्तव्य विमूढ़ता में हम तितर बितर हो गए. हम क्या कर रहे हैं? What is an poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? एक अंग्रेज कवि का ऐसे फिल्म स्टूडियो में क्या काम है जो ऐसे सीधे सरल लोगों के लिए तमिल फिल्म बनाता है? People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for poetry. ऐसे लोग जिनके जीवन में अंग्रेजी काव्य के प्रति रुचि जागृत करने की संभावना नहीं थी. The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an poet. कवि भी काफी परेशान लग रहा था क्योंकि उसने एक अंग्रेज कवि की उत्तेजना और कष्टों के बारे में अपने भाषण के बेतुकम्पन को महसूस किया होगा. His visit remained an unexplained mystery. उसकी यात्रा एक अवर्णनीय रहस्य रही. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. हो सकता है संसार के महान गद्य लेखक इसे स्वीकार न करें, लेकिन मेरा विचार दिनोंदिन मजबूत होता जा रहा है कि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का सच्चा काम गद्य लेखन नहीं है और नहीं हो सकता है. It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor enclosing postage for the return of the manuscript.
यह धैर्यशील, दृढ़ प्रतिज्ञ और लगनशील, उबाऊ काम करने वाले व्यक्ति के लिए है, जिसका हृदय इतना सिकुड़ा हो जिसे कुछ भी न तोड़ सके। अस्वीकृति की पर्चियों का उसके लिए कोई मतलब नहीं होता है, अर्थात संपादकों से उसकी रचना को अस्वीकार किए जाने पर प्राप्त अस्वीकृति पत्र उसे परेशान नहीं करते हैं। वह तुरंत लंबे गद्यांश की ताजा प्रति तैयार करने में जुट जाता है तथा लौटाने के लिए डाक टिकट के साथ उसे किसी दूसरे संपादक के पास भेजता है। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. ऐसे लोगों के लिए ही हिंदू एक अखबार में एक महत्वहीन पेज के महत्वहीन कोने में छोटी सी घोषणा प्रकाशित की गई थी। दी एनकाउंटर नामक अंग्रेजी पत्रिका लघुकथा प्रतियोगिता आयोजित करती है। ऑफ कोर्स, दी एनकाउंटर wasn't a known commodity among the Jaimini literati. वास्तव में जैमिनी साहित्य प्रेमियों में एनकाउंटर जानी मानी चीज नहीं थी। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. पांडुलिपि को इंग्लैंड भेजने में काफी डाक खर्च करने से पहले मैं मैगजीन के बारे में जानना चाहता था। In those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. उन दिनों ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर कोई लंबे चौड़े साइन बोर्ड या सूचना पट नहीं होते थे, जिससे आपको यह लगे कि आप निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. और एनकाउंटर के विभिन्न अंक पाठकों द्वारा लगभग अनछुए इधर-उधर पड़े थे। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. जब मैंने संपादक का नाम पढ़ा तो मैंने अपने सिकुड़े हृदय में एक घंटी बजते हुए सुनी। It was the poet who had visited the Jaimini studios. I felt like I had found a long-lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. यह वही कवि था जिसने जैमिनी स्टूडियो का भ्रमण किया था। मुझे लगा जैसे मुझे कोई पुराना बिछुड़ा हुआ भाई मिल गया और जब मैंने लिफाफा बंद किया और उसका पता लिखा तो मैं गा रहा था। I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. मैंने महसूस किया कि वह भी इसी समय वही गीत गा रहा होगा। भारतीय फिल्म के पुराने बिछुड़े भाई पहली रील और अंतिम रील में गाए गए गीत को गाकर एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन, दैट वॉज हिज नेम। स्टीफन स्पेंडर एक अंग्रेज कवि निबंधकार जिसने सामाजिक अन्याय तथा वर्ग संघर्ष के विषयों पर मनन किया। स्टीफन, यही उसका नाम था। And years later, when I was out of Jaimini studios, and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. और वर्षों बाद जब मैं जैमिनी स्टूडियो को छोड़ चुका था और मेरे पास खूब समय था परंतु खूब पैसा नहीं था, कोई भी घटी हुई कीमत की चीज मेरा ध्यान खींचती थी। On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 paise each. मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर 50 पैसे की एक के हिसाब से बिल्कुल नई किताबों का ढेर लगा था। Actually they were copies of the same book, an elegant paperback of American origin. वस्तुतः वे एक ही पुस्तक की प्रतियां थीं, सुंदर अमेरिकन पेपरबैक संस्करण में।
Special low-priced student edition, in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution, I paid 50 paise and picked up a copy of the book, The God That Failed. रूसी आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ के संबंध में विशेष कम कीमत का विद्यार्थी संस्करण। मैंने 50 पैसे दिए और द गॉड दैट फेल्ड पुस्तक की एक प्रति उठा ली। 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism and their disillusioned return. Andre Gide, Richard Wright, Ignazio Silone, Arthur Koestler, Louis Fisher and Stephen Spender। 6 प्रमुख विद्वानों ने 6 अलग अलग निबंधों में कम्युनिज्म में अपनी यात्रा और उनकी निराशाजनक वापसी का वर्णन किया था। आंद्रे गाइड, एक फ्रेंच लेखक जो मानववादी तथा नैतिकतावादी थे तथा जिन्होंने 1947 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। रिचर्ड राइट, एक अमेरिकन लेखक। इग्नाजियो साइलोन, आर्थर कोएस्टलर, लुइस फिशर, महात्मा गांधी की जीवनी लिखने वाला प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक, और स्टीफन स्पेंडर, अंग्रेज कवि और लेखक। स्टीफन स्पेंडर। Stephen Spender. Suddenly the book assumed tremendous significance. अचानक इस पुस्तक ने जबरदस्त महत्व ले लिया। Stephen Spender, the poet who had visited Gemini Studios. Stephen Spender, कवि जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। In a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. एक क्षण में मुझे लगा मेरे दिमाग का अंधेरा कक्ष धुंधले प्रकाश से जगमगा गया। The reaction to Stephen Spender at Gemini Studios was no longer a mystery. Gemini Studio में स्टीफन स्पेंडर के प्रति प्रतिक्रिया अब रहस्य नहीं रही। The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God That Failed. जेमिनी स्टूडियो के बॉस का स्पेंडर के काव्य से ज्यादा लेना देना न रहा होगा, परंतु उसकी पुस्तक द गॉड दैट फेल्ड के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अर्थात जेमिनी स्टूडियो का मालिक भी स्टीफन स्पेंडर की भांति कम्युनिज्म के बारे में विचार रखता था। अगले वीडियो में चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल।